हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बेहतरीन रिवीजन। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कार्बन। कार्बन होता क्या है, तो देखिए कार्बन का जो सिंबल है दैट इज सी, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6 और मास नंबर 12, ठीक है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4, ठीक है। तो इसके आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और इसी से हम वैलेंसी भी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इसकी मैं वैलेंसी बोलूँ तो इसकी वैलेंसी होगी 4, ठीक है। आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जितने रिक्वायर होते हैं उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी है 4, ठीक है। अब इसको करना क्या है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर आयोनिक बॉन्ड्स की बात करें, हम पिछले चैप्टर में हमने मेटल और नॉन मेटल में आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। यहां हम आयोनिक बॉन्ड्स के बारे से थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कार्बन के बारे में ये थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे सकता है अपनी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है C2,4। देखिए आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी वो एटम एलिमेंट स्टेबल माना जाता है। इसके आउटर शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर लेगा तो इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4 + 4 यानी 2,8, ठीक है। मान लेते हैं इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकिन इसके पास प्रोटॉनों की संख्या अभी भी कितनी है 6, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 10, ठीक है। अब क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं? क्या इतना पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के एटम के पास कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके? सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी लेता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी C4-, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले सकता क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कह सकते हैं 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है, तो 2,4। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो इसके आउटर शेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नोबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, फिर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर तीसरा निकालना है, सो a huge amount of energy is required to eject the electron from the outer surface of the carbon। कार्बन के आउटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके इजेक्ट करना इट इज नॉट दैट इजी। तो ये C4+ कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ना C4- पॉसिबल है, ना C4+, या ना तो इसका कैटायन पॉसिबल है और ना ही इनका एनायन पॉसिबल है। तो ये आयंस क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा ये, ठीक है, तो ये करेगा शेयरिंग। क्या करेगा? शेयरिंग, ठीक है। इन्हीं शेयरिंग बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कार्बन करेगा क्या कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन आप अपने बीच में रखो, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन मैं अपने बीच में रखता हूं, ठीक है। दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग करने के बाद क्या होगा, दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इनके और 4 इसके, टोटल मिला के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इसको शेयर कर लेंगे। इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंट है उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब देखिए कौन कौन एलिमेंट हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो H2 मॉलिक्यूल है बना कैसे होगा,
तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और H2 बनाना है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए हमें, इसके भी आउटर शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके आउटर शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये यहां शेयरिंग हो गई 1 इलेक्ट्रॉन की, और ये इसने दूसरे एटम ने यहां शेयरिंग कर ली। अब देखिए दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने शेयर कर लिया 1-1 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो चूंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया है तो इनके बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे बनता है हमारा H2, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में होती है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए इन दोनों के पास ही 2-2 की कमी है, क्योंकि इनके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो 2,6 होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप ये जानते भी होंगे, ठीक है। तो देखिए ये शेयर कर लेगा, इसके पास 8 हो गए, और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉनों को दूसरे एटम से ले लिया, शेयर कर लिया, ठीक है। तो देखिए इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, 4 तो ये वाले और 4 ये वाले, ठीक है। ऐसे इसके पास भी 4 ये वाले और 4 ये वाले हो गए, इसके पास भी 8। अब दोनों के पास 8-8 हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, तो इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड के से ही बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का अगर बॉन्डिंग करनी है, N2 बनाना है हमें, ठीक है, तो इनके आउटर शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है नाइट्रोजन की 2,5, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना शेयरिंग के लिए, तो इसके पास भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपने 8 कर लेगा ऐसे, और ये भी अपने 8 कर लेगा। तो देखिए दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गए, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आता है ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा H2O कैसे बनता है वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए एक H2O बनाना है हमें, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें, 2, और ऑक्सीजन चाहिए 1, तो बीच में लगा देते हैं ऑक्सीजन और इधर भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके होते हैं 6, ठीक है। इसके भी 6 बना लेते हैं और इसके होता है 1, ठीक है। एक हाइड्रोजन ने यहाँ से शेयर कर लिया, इसके पास इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और इसने दोनों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, ठीक है। देखिए सबके पास अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बॉन्डिंग की बात करें तो 1-1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। ऑक्सीजन ने एक यहाँ से लिया हाइड्रोजन से, और एक हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन से लिया, ठीक है। 1-1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा H2O का। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, तो आपको पता भी होगा कि शेयरिंग बहुत दिनों तक चलती नहीं है। अगर आप जनरल लाइफ में भी देखें कि अगर 2 लोगों के बीच में शेयरिंग हो रही है किसी भी चीज़ की, तो शेयरिंग बहुत दिनों तक टिकती नहीं है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, चूंकि इनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेते हैं आपस में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन इनका नेचर बहुत वर्सेटाइल होता है। कैसे, एक तो प्रॉपर्टी होती है इनके पास कैटिनेशन की, यानी कार्बन अपने ही साथ कार्बन के साथ जुड़ के लंबी लंबी चेन बना सकता है कार्बन की, ठीक है। लंबी लंबी चेन बना सकता है कार्बन की, बहुत लंबी भी बना सकता है, ठीक है, अनगिनत लंबी चेन बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। टेट्रावैलेंसी मैंने आपको बता दिया कि इसके जो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, यही इसकी वैलेंसी है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ही इसको क्या बताती हैं कि ये इसका वर्सेटाइल नेचर है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन मिलेंगे आपको पढ़ने को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अच्छा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन
से मिलके जब कंपाउंड बनता है तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये आपको पता होगा, ठीक है, रिवीजन नोट्स चल रहा है तो यहाँ बहुत डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। इसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो देखिए जिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला है जनरल CnH2n+2, ठीक है। यहाँ C क्या है, नंबर ऑफ, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ कार्बन की अगर संख्या रखेंगे तो आप कोई सा भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल n=2 रख दूं मैं, तो C2, n की जगह 2 रखना है ना, और यहाँ हो जाएगा C2H4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा C2H6, ठीक है। तो C2H6, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे इसको। और ये है इथेन, ठीक है। ये आगे बताएंगे इथेन क्यों बोल रहे हैं इसको। इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एल्केन, ऊपर वाले को एल्केन बोलेंगे, ठीक है। और इन दोनों को जो डबल बॉन्ड होता है उसको बोलेंगे एल्कीन, एल्कीन। और जिन 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 कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं हम एल्काइंस, ठीक है, एल्काइंस, ठीक है, एल्काइंस बोलते हैं इनको। इनका फॉर्मूला भी अगर एल्कीन का फॉर्मूला देखें तो CnH2n और CnH2n-2, ठीक है। यह फॉर्मूला देख भी सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला यहाँ आपको नोट्स में मिल भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो देखिए यहाँ मैं इसी का बनाता हूँ C2H6 इथेन का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 2, क्योंकि C2H6 बनाना है हमें, ठीक है। अब कार्बन के आउटर शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ हमने 4 ड्रॉ कर लिए इनके आगे पीछे, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इनके भी पास एक एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इनके पास भी 4 हो गए, ठीक है। यहाँ से भी इनके पास भी 2 हो गए, इनके पास भी 2 हो गए, सबके पास 2 2 हो गए, ठीक है। अब 2 2 होने के बाद हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन यहाँ से इनके 4 तो इनके पास ऑलरेडी है ही, तो यहाँ से एक कार्बन से लेगा 3 हाइड्रोजन से ले लेगा, ठीक है। इसके बाद भी 4 4 8 हो गए, और ये भी एक कार्बन से लेगा और 3 हाइड्रोजन से ले लेगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इसका। तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। तो C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, 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 ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। एल्केन की सीरीज दी हुई है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, CnH2n+2 करके आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन को अगर आप यहाँ रख देंगे तो यहाँ आप एक सीरीज बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर n की वैल्यू आपने 1 रखी, यानी एक कार्बन का अगर आपको एल्केन बनाना है, तो यहाँ से C की वैल्यू 1, तो C1H4, तो ये बनेगा मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन। मीथेन क्यों बोलते हैं, ये नोमेनक्लेचर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ऐसे ही देख लीजिए। इसके बाद अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ C2H6 बनेगा, ठीक है। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो C3H8 बनेगा। ऐसी n की वैल्यू 4 रखेंगे तो C4H10 बनेगा, ठीक है। फॉर्मूले में रखना है, कुछ नहीं करना आपको। CnH2n+2 इसमें रख देना है n की वैल्यू। जैसे 4 रखनी है तो यहाँ 4, और यहाँ 4 × 2 8 + 2 10, ठीक है। तो ये हो गया C4H10, तो ये बन गया ब्यूटेन आपका। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर और ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एथीन, तो एथीन बनती है C2H4। देखिए नोमेनक्लेचर में थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा तो आप सब्र कीजिए, अभी आप इनका नाम देख लीजिए कैसे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो C2H4 इसका स्ट्रक्चर देखना है हमें, तो इसका स्ट्रक्चर में C2H4, ठीक है। अब कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है। तो 2 कार्बन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन इनके पास है, इनके पास 4 बने 4, ठीक है।
4 कार्बन है इनके पास, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ अगर ये बॉन्ड बनाता भी है कार्बन तो 6 ही रह जाएंगे यहाँ। ठीक है, ऐसे ये कार्बन भी अगर बॉन्ड बनाता हो तो यहाँ भी 6 रह जाएंगे। तो कार्बन को मजबूरी है कि कम से कम 2 डबल बॉन्ड बनाने कम से कम पड़ेंगे इन्हें। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का बनेगा, C डबल बॉन्ड C, और ये एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से बनेगा इनका एथीन। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए, 2 3 4, और इसके भी 4 हो गए, 1 2 और ये 3 और 1 4। ठीक है, इथाइन, इथाइन भी बहुत ईजी है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा और एक एक हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, C2H2। ठीक है, तो यहाँ 2 ही हाइड्रोजन हम ले सकते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम 3 बॉन्ड आएगा, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड अपने कम से कम भरने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए एल्कीन और एल्केन्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला वही CnH2n और CnH2n-2। अगर इन दोनों फॉर्मूले से आप बना सकते हैं, इससे बनेगा आपका एल्कीन और इससे बनेगा एल्काइन। ठीक है, एन की वैल्यू रखते जाएं आप, कार्बन की वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ आप इसे देख के बना सकते हैं। ठीक है, लंबी लंबी स्ट्रेट चेन भी बन सकती हैं, ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम, ये बनेगा C3H8, इसको बोलते हैं प्रोपेन। ठीक है, अब चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन फैमिली का है, ये एल्केन फैमिली का है। ठीक है, तो इसका नाम भी होगा प्रोपेन। प्रोप मतलब 3 कार्बन और एन मतलब एल्केन फैमिली। ठीक है, इसकी ब्रांच चेन भी बना सकते हैं हम। ठीक है, ये इस तरह से ब्रांच चेन बना सकते हैं, यहाँ भी एक जोड़ सकते हैं, इस तरह से ये ब्रांच चेन हो गई। ठीक है, इसकी साइक्लिक चेन भी बना सकते हैं हम। ठीक है, ये साइक्लिक चेन हो गई इसकी। ठीक है, ये साइक्लिक चेन होगी, तो इस तरह से साइक्लिक चेन भी बना सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय another atom in accordance with their valencies, they are called heteroatoms। अगर कोई हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है तो उसको हम हेट्रोएटम्स बोलते हैं। दीज हेट्रोएटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तब ये ग्रुप अगर ऐड हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन को हटा के Cl लग गया, Br लग गया, OH लग गया, CHO लग गया, COOH लग गया, तो अगर ये सब लगते हैं कार्बन की चेन में तो ये प्रॉपर्टी को ही डिफाइन करने लगते हैं कार्बन की चेन की। ठीक है, इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रुप्स को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें देखने हैं, तो देखिए मेनली हमें एनसीईआरटी में जो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ClBr हेट्रोएटम्स का हेलोजन ग्रुप। ठीक है, और इसको हम Cl और Br से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन के कौन कौन से हेट्रोएटम्स हैं, एक आपका एल्कोहल है जिसको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एल्डिहाइड है जिसको हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन भी है अलग से, एक कीटोन ग्रुप है जिसको हम C डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। ठीक है, यहाँ से ये भी देख सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी दे रखे हैं। तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को हम अगर हम कार्बन चेन में जोड़ते हैं तो ये उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने लगते हैं। इन्हीं ऐसे ही ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है होमोलॉगस सीरीज। अगर ये सब ग्रुप अगर एक सीरीज में जुड़ जाए, जैसे एल्केन में जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए CH4 में अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं और यहां उसकी जगह लगा दूं OH। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3OH। ठीक है, इसको बोलेंगे मीथेनल। ठीक है, अल का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अल्कोहल ग्रुप से ही आता है। ठीक है, अल। ठीक है, इसके बाद अगर मैं C2H6 जो कि अगला एल्केन ग्रुप है, ठीक है, अगला एल्केन कंपाउंड है, तो अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन हटा के एक H लगा दूं, OH लगा दूं, तो C2H5OH, इसको बोलेंगे ईथेन। ठीक है, तो इसको ये ईथेन को बन जाएगा इथेनल। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम एक एक हाइड्रोजन को हटा के इस पूरी सीरीज को बना सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, इनका सबका सेम जनरल फॉर्मूला है, दैट इज CnH2n+2। ठीक है, जैसे एल्केन सीरीज का एल्काइन और एल्किन सीरीज का सबका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही एक हेट्रोएटम जोड़ के हम सारे होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड्स को क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आप देखें तो इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें CH2 का डिफरेंस है, ठीक है, सब में CH2 का डिफरेंस है, ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है। तो CH2 का डिफरेंस है, तो और C का एटॉमिक नंबर होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 2 यानी 14U। तो इन सब कंपाउंड्स में कितने एटॉमिक मास का डिफरेंस है, दैट इज 14, ठीक है। तो ये यहीं से आता है, एनी टू होमोलोगस डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास इज 14U। मैंने बता ही दिया आपको कैसे आया ये। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं, शो ग्रेजुअली चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, पर थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनकी चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर, वैसे मैं नॉमेनक्लेचर की अलग से भी एक बना दूंगा, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले नॉमेनक्लेचर समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो नॉमेनक्लेचर को आप सीख पाएंगे, ठीक है। एक कार्बन हो उसको बोलते हैं मिथ, ठीक है। मैं यहां सिर्फ 6 कार्बन तक ही दूंगा। 2 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं इथ, ठीक है, ये नाम है 2 कार्बन का। 3 कार्बन हो तो उनको बोलते हैं हम प्रॉप, ठीक है। 4 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं हम ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं हम पेंट। 6 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं हम हेक्स। पर इतना याद रखिएगा कि 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एन। क्या बोलेंगे? एन। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्रोनाउंस करेंगे आयन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मान लेते हैं ये, इसका नाम आपको बनाना है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3। पहले कार्बन की चेन को कंसीडर करेंगे, और कार्बन की सबसे लंबी चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, ठीक है। अब 3 कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉप, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे हम एन। ये एल्केन सीरीज का है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इसका नाम मुझे बताना है, तो इसका नाम कैसे बताऊंगा मैं? ये वैसे मैंने इनका स्केलेटन फॉर्मूला लिख दिया है, ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, इनमें हाइड्रोजन भी ऐड होंगी, ऐसा नहीं है सिर्फ सी और सी ही है, ठीक है। चूंकि हमें कार्बन के नेमिंग से मतलब है, तो हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया इथ। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया ईथेन, ठीक है। ये C2H6 ऐसे करके हम इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अभी तो ये देखेंगे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये हो गया इथ, ठीक है। अब कार्बन के बीच में कितना डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इन कौन सा ग्रुप हो गया? ये एल्कीन ग्रुप, तो इसका नाम हो गया एथीन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो मान लीजिए 2 कार्बन है तो इथ, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो इसको बनेंगे इथाइन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप को देख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर इस तरह से है, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो देखिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में जो Br लगा हुआ है, इसको सबसे पहले प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। इसको हम प्रीफिक्स में रखेंगे, सफिक्स में नहीं रखेंगे। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रॉप, ठीक है, प्रॉप नाम हो गया इसका। अब Br को बोलते हैं ब्रोमो, तो इसको पहले लगाएंगे हम ब्रोमो, ठीक है। ब्रोमो, प्रॉप है तो प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया ब्रोमोपोपेन। क्या नाम हो गया इसका? ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। मान लीजिए ये कार्बन कार्बन और इसके साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको अल से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अल, ठीक है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथ और OH लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे अल, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। इसका नाम हो गया इथेनॉल, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। अगर 2 कार्बन है, ठीक है, और इसके साथ में OH ग्रुप लगा है, और एक डबल बॉन्ड एक लगा है आपका O, तो ये होगा COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो देखो, इसको पढ़ते हैं ओएक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? ओएक एसिड, ठीक है। इसके नाम देख लेते हैं। तो इसका नाम इथ, तो इथ और सिंगल बॉन्ड है तो इथे, और इसको पढ़ेंगे नोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है और OH और डबल बॉन्ड लगा है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। इसको पढ़ेंगे हम इथेनोइक
एसिड। मैं इसकी अलग से भी सीरीज बना दूंगा, तो वहां आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप कमेंट में मुझे लिखते हैं तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल सीरीज बना दूंगा, वहां से आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंबशन। ठीक है, कंबशन क्या होता है? जब कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन्स को हम कंबशन या जलाते हैं, बर्निंग करते हैं उसकी, तो कंबशन करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और बहुत सारी लाइट और हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कंबशन। यहाँ से हमें बहुत लाइट और एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल का कंबशन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, उससे हम कोई भी व्हीकल या कुछ भी और मोटर या किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट चला सकते हैं। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज ए फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन द एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करते हैं? बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली ब्लू फ्लेम देते हैं, ठीक है, नीले कलर की, और बिना धुएंधार फ्लेम देते हैं। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी जो गैस होती है घरों में, ठीक है, एलपीजी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। ठीक है, तो जब एलपीजी को हम जलाते हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ब्लू कलर की फ्लेम देता है और कोई सूटी फ्लेम नहीं देता। लेकिन घरों में अगर कंडे वंडे जलाए हम तो क्या होगा? कंडे, लकड़ी, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये येलो और सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच डू नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एयर। अब होता क्या है, ये धुएंधार फ्लेम के साथ इसलिए जल रहे हैं क्योंकि इनका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनको जितनी एयर मिलनी चाहिए उतनी एयर प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इसीलिए ये इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है और सूटी फ्लेम दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो देखिए एथेनॉल को अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम एसिडिफाइड डाइक्रोमेट की हेल्प से अगर इसका ऑक्सीडेशन करें तो ये एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद एडिशन रिएक्शन। अगर हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दें बाय एडिंग अ हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये प्रक्रिया या ये रिएक्शन क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। वेजिटेबल ऑयल से हम वेजिटेबल घी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं और उसको हम वेजिटेबल घी कन्वर्ट कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ देखिए सनलाइट की हेल्प से एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा एक क्लोरीन। ठीक है, तो ये बनेगा CH3Cl और ये बन जाएगा HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने एक हाइड्रोजन को Cl ने, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दो इंपॉर्टेंट हमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, एक तो है एथेनॉल और एक एथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं एथेनॉल की। तो जनरली जो शराब में मिलाया जाता है, सीरप में मिलाया जाता है, वो एथेनॉल ही होता है। गुड सॉल्वेंट होता है, कलरलेस, प्लीजेंट एंड बर्निंग टेस्ट। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, वॉलेटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट, 351 इसका केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, और न्यूट्रल कंपाउंड है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो रिएक्शन अगर सोडियम के साथ होता है इसका, तो इसका बनता है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या कर देगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह लग जाएगा Na। ठीक है, तो बनेगा सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर एथेनॉल बाई इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पॉपअप साउंड के साथ जलती है, ये पता ही होगा आपको। ठीक है, डिहाइड्रेशन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एथेनॉल को हम H2SO कंसंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से बर्न करेंगे तो ये एथीन में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर रिलीज करता है। ये जो H2SO4 है ये बिहेव कर रहा है एक डिहाइड्रेटिक एजेंट की तरह। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एथेनोइक एसिड की। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, तो कलरलेस लिक्विड होता है ये, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। व्हेन प्योर CH3COH एथेनोइक एसिड इज फ्रीज्ड इट्स कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, जनरली ये जम जाता है सर्दियों में, क्योंकि 17 डिग्री से इसका टेम्परेचर अगर नीचे हो तो ये जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके केमिकल रिएक्शन ईस्टरिफिकेशन, अगर आप एथेनोइक एसिड और एथेनॉल को मिला देंगे तो ये बनेगा C2H5COO, तो ये बनेगा CH3COO C2H5। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ईस्टर। ठीक है,
और अगर ईस्टर को आप NaOH के साथ ट्रीट करें तो ये बनाता है CH3COONA, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एथेनॉल यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सोप जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन विद बेस, तो बेस के साथ रिएक्शन करने पर ये बनाता है सोडियम एथेनोएट। ठीक है, और रिएक्शन विद कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन में ये बनाता है सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, यहाँ आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट, तो सोप क्या होता है? सोप इज जनरली अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोप आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। ठीक है, डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनिक सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों ध्यान रखिएगा। डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अब सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसको देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ देख लीजिए, ये सोप का मॉलिक्यूल है, तो इसका ये वाला एंड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक एंड, ये पानी के संपर्क में रहता है, और ये जो दूसरा एंड है इसको बोलते हैं कार्बोनिक एंड, और ये होता है हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, अब होता क्या है क्लीनिंग एक्शन में, तो जब डर्ट, ये मान लीजिए डर्ट है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा गंदगी के संपर्क में रहेगा और दूसरा वाला हिस्सा पानी के संपर्क में रहेगा। एक हिस्सा गंदगी के संपर्क में रहेगा और दूसरा हिस्सा पानी के संपर्क में रहेगा। ये वाला हिस्सा पानी के संपर्क में रहता है और ये वाला हिस्सा डर्ट के संपर्क में रहता है। ठीक है, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिशेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिशेल। ठीक है, और मिशेल्स के फॉर्मेशन के बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ गंदगी को पकड़ रखा है इस मॉलिक्यूल ने, सोप के मॉलिक्यूल ने, तब आप इसको निचोड़ेंगे या निकालेंगे तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है स्कम। तो कभी कभी क्या होता है, जो सोप होता है वो उतनी जल्दी झाग जो है नहीं करता है, तो कहीं कहीं जहाँ खारा पानी होता है वहाँ जो है वो सोप मॉलिक्यूल उतना झाग क्रिएट नहीं कर पाता, फॉर्म क्रिएट नहीं कर पाता है, तो व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बना लेता है, उसी प्रेसिपिटेट को हम स्कम बोलते हैं। तो वहां कौन काम आता है? डिटर्जेंट काम आता है, और डिटर्जेंट आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।